हीरे का मोर। दोस्तों, ये कवर चित्र है। वह एक सुनहरी संध्या थी जब मंगलगढ़ का राजा विक्रम रानी जया के साथ राज उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। महाराज, राज्य में क्या हालचाल है? सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है न? महारानी जया, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। सब ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है। प्रजा भी हमसे खुश है। राज्य भी चारों ओर खुशी सुख शांति है। पर क्या महाराज? महारानी, हर राजा की कोई न कोई राजनीतिक सलाहकार होता है और जो समय समय पर राजा को उचित सलाह देता रहता है। हमारा कोई ऐसा सलाहकार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई राजनीतिक सलाहकार हो। महाराज, विचार तो आपका उत्तम है। राज्य में अनेक विद्यमान भरे पड़े हैं। किसी को इस पद के लिए चुन लीजिए। महारानी, इस पद के लिए हम किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही नियुक्त करना चाहते हैं जो लोगों से हटकर हमें सलाह दे। अगले दिन, महाराज, हम न्याय चाहते हैं। हमारा न्याय कीजिए। हमें पूरी बात बताओ ताकि पता चले कि तुम लोग में झगड़ा किस बात का है। महाराज, हम में कोई झगड़ा नहीं है। हम दोनों मित्र हैं। तो फिर समस्या क्या है? किस बात के लिए न्याय मांगने आए हो तुम? महाराज, मेरा नाम रामदिन है और मेरा मित्र महेश निर्धन परिवार से संबंध रखता है। आज से 20 वर्ष पूर्व की बात है। क्यों जी, हमारी इसी निर्धनता से जीवन गुजार देंगे? क्या बताऊं विद्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ, फिर भी जैसे तैसे अपना गुजारा तुम्हारा गुजारा कर पा रहा हूँ। तुम अपनी और मेरी चिंता ना करो, बस जैसे तैसे जीवन गुजार लेंगे। मुझे चिंता तो घर में आने वाले मेहमान की है। नया मेहमान? हाँ, नया मेहमान, यानी मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह, यह तुमने तो बड़ी खुशखबरी बात सुनाई है तुमने विद्या। बात तो खुशी की है जी, पर मैं यह सोच विचार कर परेशान उठती हूँ, क्या हमारी संतान भी हमारी तरह गरीबी दुख भोगेगी? क्या इसके भी हमारी तरह सुख सुख रूखा खाकर जीवन बिताना होगा? क्या इसे भी मेहनत मजदूरी? बस बस करो विद्या, आगे सुनने का ताक मुझ में नहीं है। दोनों बुरी तरह दुखी हो उठे। तभी विद्या ने मुझे कहा, सुनो, तुम्हारा मित्र महेश जमींदार का बेटा है। पिता मरने के बाद सारी जमींदार महेश भैया संभाल ली है। तुम उसकी सहायता क्यों नहीं मांगते? मैं महेश से सहायता मांगूं? इसमें बुराई क्या है? कि क्या बात है? महेश भैया के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है। तुम खेती के लिए थोड़ी बहुत ज़मीन मांग लो तो वे मना थोड़ी करेंगे। विद्या, महेश के मन मेरा मन अभिन्न मित्र है, वह मना नहीं करेगा, पर उससे कुछ मांगने को मेरा दिल नहीं करता। इतना नाजुक और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जी। फिर महेश भैया से सहायता लेने में मुझे तो कोई बुराई नज़र आती नहीं। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं महेश से आज ही इस विषय में बात करता हूँ। उसी दिन, अरे आओ रामधन मित्र, कैसे हो? अच्छा हूँ महेश। मैं रामधन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तुमने ठीक पहचाना महेश भाई। मुझे मुझे अपनी समस्या के विषय में नहीं बताओगे? नहीं बताओगे मित्र? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा मित्र? पर ले दे के केवल तुम ही तो मेरे सुख दुख के साथी हो। तो फिर बताओ क्या समस्या है? समस्या वही पुरानी गरीबी है। ओह रामधन, मैंने कैसे किस बात पे तुम्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिए, पर तुम हर बार मना कर देती हो। लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझते, पराया समझते हो। ऐसी बात नहीं है महेश, आज मैं तुमसे अपना समझकर ही कुछ मांगने आया हूँ। तो मांगते क्यों नहीं? फिर बगड़ बिल्ले की तरह इधर उधर की बातें क्यों आ रहे हो? महेश, तुम मुझे खेती की योग्य थोड़ी ज़मीन भूमि दे दो ताकि मैं अपना और तुम्हारी भाभी का गुजारा कर सकूं। ठीक है रामधन, मैं तुम्हें खेती लायक ज़मीन 10 बीघा ज़मीन देता हूँ। धन्यवाद मित्र। एक खुशखबरी और सुनो, तुम चाचा बनने वाली हो, यानी मैं पिता बनने वाला हूँ। ओह, यह तो खुशी की बात है रामधन भैया। इसी खुशखबरी के लिए तुम्हारे पास आने वाला था। यानी तुम भी बाप बनने वाली हो? हाँ भाई रामधन, तुम्हारी भाभी सीता के पाँव इन दिनों भारी हैं। ओह, तो बुलाओ ना भाभी को, आज मैं उससे भी हाथ में लड्डू खाकर जाऊंगा।
और फिर भाभी, अब मेरी भविष्यवाणी सुन लो। तुम्हें चांद सा बेटा को जन्म देगी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर लाला जी। और महेश को दी हुई 10 बीघा जमीन पर खेती करने लगा और 9 महीने बाद सीता को फूल सा बेटे को जन्म दिया। देख लो भाभी, मेरी भविष्यवाणी आखिर सच हो गई। और हवेली में खूब खुशियाँ मनाई गई। और फिर मैं भी विद्या दोनों खुशी से शामिल हुए थे। और समय आने पर विद्या भी बेटी को जन्म दिया। बधाई हो विद्या भाभी, तुमने भी बधाई हो देवर जी, एक बेटी का चाचा बन गए तुम। और खेती करने के कारण मेरे रहन सहन में परिवर्तन आने लगा और गरीबी हमसे दूर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि बुरा तो नहीं मानोगे। जब जब तक कुछ कहोगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे। रामधन, तुमसे दोबारा की गई बात अब बुरा मानने की है या नहीं? बातें बताना तो बातें बनाना तो तुमसे सीखे। अच्छा सुनो, तुमसे तुमने मुझे 10 बीघा ज़मीन दी थी। ईश्वर की कृपा से आज उसका मूल्य चुकाने की स्थिति में आ गया हूँ। तुम मुझसे उस मूल्य का ले लो ताकि तुम्हारे ऋण का मुक्त हो सकूँ। रामधन, बात तो तुमने बुरा मानने वाली कही है। भला अपनों से व्यापार किया जाता है? तुमने मेरे अपने हो, भूल कर भी अब उस बात के विषय में बात न करना। यानी महेश, मेरी बात मान जाओ। नहीं रामधन, इस विषय में तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ओह! और मैं घर लौट आया। क्या हुआ जी? होना क्या था वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। यानी महेश भैया ने भूमि का मूल्य लेने से इनकार कर दिया। हाँ विद्या, तो मित्र तो महेश मित्र हो तो महेश जैसा। तुम ठीक कहती हो विद्या, महेश सच्चे सच्चे अर्थों में मेरा मित्र है। और महाराज, इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे 20 वर्ष बीत गए। इस बीच में दृश्य युग रूप में सुदृढ़ हो गया। और 3 वर्षों से हमारी मित्रता पहले की तरह दृढ़ता ही रही। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर तुम दोनों की समस्या क्या है? महाराज, अब उस समस्या पर आ रहा हूँ। मैं आर्थिक रूप से दृढ़ होने पर भी खेती का वह पुराना कार्य करता चला रहा हूँ। कल मैं खेत में हल जोत चला रहा था। लगता है हल्के नीच जमीन में कोई वस्तु टकरा गई। ओह! यह तो उसी स्थान से मट्टी हटाई। ओह! इतना इतना बहुमूल्य मोर! उस मोर उस मोर को घर ले आया। ओह! कितना बहुमूल्य मोर है ले आए पिताजी। बेटी, यह मुझे खेत में हल चलाते समय मिला है। मैंने विद्या को मोर के विषय में बताया। विद्या, जमीन महेश की है। मैं लाख चाहने पर भी जमीन का मूल्य उसे नहीं दिया। पर इस प्रकार जमीन से निकले हुए हीरे के मोर को रख पर हमारा हक नहीं, महेश का हक है। तुम ठीक कह रही हो जी। हमें यह मोर महेश भैया को दे आओ। और मोर लेकर मैं महेश के पास गया। अरे, यह मोर कहाँ से लाए रामधन? यह मुझे खेत से गड़ा मिला है महेश। बड़ा सुंदर मोर है यह तो। हाँ, यह तो मैं देने आया हूँ महेश, इसे संभालो और यह तुम्हारी अमानत है। यह तुम क्या कह रही हो रामधन? तुम्हें मिला है इसलिए तुम्हारा हुआ? महेश, नहीं महेश, यह उस भूमि से मिला है जो 20 वर्षों पहले तुमने मुझे दी थी। क्योंकि क्योंकि तुमने मुझे भूमि का मूल्य मुझसे नहीं लिया, इसलिए आज यह भूमि तुम्हारी है और मोर भी तुम्हारा ही हक हुआ। यह इस बात को नहीं मानता मित्र। बेशक मैंने भूमि तुमसे भूमि का मूल्य नहीं लिया, पर मैंने एक बार तुम्हें यह भूमि दे दी तो उससे मिलने वाला मोर भी तुम्हारा हुआ। भला इसे कैसे ले सकता हूँ? यह तो तुम लेना ही होगा। नहीं, मैं इसे कदापि नहीं लूँगा। यह तुम्हारा हक है। मित्र, मेरी बात मान लो, यह मोर ले लो। नहीं नहीं मित्र, जिद न करो। अच्छा ठीक मैं अपनी समस्या लेकर महाराज के दरबार में जाऊंगा। वे तो फैसला करेंगे कि हम दोनों में स्वीकार करना होगा। बोलो, क्या कहते हो? तुम जिद कर रहे हो तो चलो महाराज के पास, परंतु बात वही की वहीं रहेगी। वह जाने
पर भी तुम्हें ही रखना होगा मित्र। और महाराज यह हमारी समस्या है, अब आप ही बताइए मोर पर किसका हक है, मेरा या इसका। राजा विस्मयकारी बात सुनकर बुरी तरह चकरा गए उठे। ऐसा विषय मुकदमा तो पहली बार हमारे दरबार में आया है, ऐसे अभिन्न मित्रों की समस्या का हल कैसे होगा। असमस में डूबे विक्रम सिंह तब महेश से कहा, महेश, रामधन ठीक कह रहा है, यह मोर तुम्हारा ही हक है। क्षमा करिए महाराज, यह फैसला मुझे स्वीकार नहीं है। ओह, बड़ी विचित्र परिस्थिति है। और तभी दरबारियों से कहा, क्या तुम में से कोई इस दोनों की समस्या का समाधान कर सकता है। तभी दरबारियों ने कहा, महाराज, इस मोर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसे आधा आधा बांट लिया जाए। नहीं, यह सुझाव पसंद नहीं है। महेश तो मना कर रहा है, पर आधा मोर कैसे लेगा। दूसरे दरबारी ने सलाह दी, महाराज, इस मोर को नीलामी कर दी जाए और जो धन मिले उस दोनों को बांट दिया जाए। नहीं महाराज, मोर की नीलामी का धन हमें नहीं चाहिए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे सुझाव है, मोर को मूल्यवान मोर के मूल्यदान पुष्प में लगा दिया जाए। मेरा सुझाव है कि मोर को मूल्यदान पुष्प में लगा देना चाहिए। यह सुझाव राजा विक्रम सिंह को पसंद आया। राजकोष अधिकारी राजा हीरे, महाराज, हीरे का यह मोर राजकोष में जमा कर दिया जाए। यह भी कोई न्याय नहीं हुआ। हम फरियाद लेके आए, फरियादी का माल राजकोष में जमा कर लें। एक ने सलाह दी, महाराज, मेरा निवेदन है कि इस मोर को बेचकर जो धन मिले उन दोनों मित्रों में अनोखी मित्रता की याद में एक मोर बाग बनवाया जाए, जिसमें छायादार वृक्ष हों। उस पर एक भी जल सरोवर भी दूर दूर तक आए, पार्थिव उस बाग में पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करें और इन दोनों मित्रों की मित्रता याद रखेंगे। सुझाव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमारे राज्य में ऐसे बाग बहुत हैं। इस धन व्यस्त करना व्यर्थ है। यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर दिया राजा ने। तभी, महाराज, आज्ञा हो तो इस विषय में कुछ कहूँ। तुम भी कहो, क्या कहना चाहते हो। महाराज महेश जी, भाई राम धन से हीरे की मोर नहीं लेना चाहते, न लें, मगर रामधन जी उस सूरत में महेश को यह मोर दे सकते हैं। तब महेश जी रामधन जी मोर लेने से आविष्कार भी नहीं करेंगे। वह सूरत क्या है युवक। रामधन जी ने बताया था कि एक पुत्र के पिता है और महेश ने एक पुत्री के पिता है। रामधन जी अपनी पुत्री का विवाह महेश के पुत्र से कर दे और दहेज में यह हीरे का मोर महेश को दे दे। दहेज में मिले मोर को लेने से महेश जी इनकार नहीं करेंगे और इस प्रकार दोनों मित्रों की समस्या का हल भी हो जाएगा और इनकी मित्रता संबंध में बदल जाएगी। वाह, इस विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजा विक्रम सिंह बोले, योग, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है, हम तुम्हें पसंद आया। जी महाराज। तब महेश, दहेज में मिला हुआ मोर लेने में मना नहीं करोगे तुम। महाराज, दहेज में मिली वस्तु लेने से इनकार कर के मैं पुरानी चल आ रही मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो रामधन जी, अपनी बेटी को तुम अपने बेटे का विवाह करने को तैयार हो। जी महाराज। और रामधन, तुम्हारी समस्या का समाधान। हाँ महाराज, इस योग द्वारा दिए गए सुझाव से बहुत प्रसन्न हूँ। और रामधन और महेश खुशी खुशी दरबार से विदा हुए। तब राजा विक्रम ने आनंद से कहा, योग, तुम्हारा नाम क्या है। महाराज, मेरा नाम आनंद है। क्या काम करते हो। मैं बेरोजगार हूँ महाराज, दरबार में कोई काम मिलेगा तो आशा के साथ मैं आज यहाँ आया था। हमें तुम्हारी आशा को पूरी करेंगे आनंद। तुम्हें हमारा राजनीति सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, इतने महत्वपूर्ण पद पर मेरी नियुक्ति कर रहे हैं आप। हाँ आनंद, तुम जैसा बुद्धिमान इतने महत्वपूर्ण पद का ही जिम्मेवार निभा सकता है। तब राजा
ने उसी समय घोषणा की, हम आनंद को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करते हैं। और आनंद खुशी से अपने घर लौट आया। और बेटा, कुछ काम मिला? हाँ माँ, राज घराने में मुझे अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है। यह अनहोनी कैसे होगी माँ? माँ, जिस समय मैं दरबार में पहुंचा उस समय आनंद ने पूरी बात विस्तार से बता दी। और सारी बात सुनकर, बेटा, मैं पहले ही कह चुकी थी कि तुम महाराज के पास चले जाओ, सच्चे पारखी हैं। और उधर महल में महारानी, हमने अपना राजनीतिक सलाहकार चुन लिया। कौन है वह? उसका नाम आनंद है। वह है महारानी, वह बहुत योग्य है। उसकी योग्यता आपने परख कैसे की महाराज? तब महाराज ने दरबार वाली घटना बताई। सचमुच आनंद बहुत ही बुद्धिमान है। आप दोनों मित्र की समस्या का समाधान किया महाराज। आनंद की इसी बुद्धि का कायल तो हम हो गए महारानी। महाराज, मेरे मस्तिष्क में एक विचार है। कैसा विचार? आप राजकुमारी प्रभा का विवाह आनंद से कर दे। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? महाराज, हाँ, हम महाराज, प्रभा हमारी इकलौती बेटी है। उसे आनंद जैसा बुद्धिमान पति मिलना चाहिए। उसे हमें दामाद के मिल जाएगा और वह राजनीतिक सलाहकार भी। इससे महाराज हमें खूब। महाराज, यह क्यों भूल रहे हो कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपके बाद का प्रजा के प्रति मंगलम राज्यपाट संभालेगा। आप आपका उत्तरदारी योग्य बुद्धिमान व्यक्ति कोई होना चाहिए। आनंद सुपुत्र है। उसे रूप में आप हीरा आपके हाथ लग गया है, उसे हाथ से निकलना नहीं चाहिए महाराज। शायद तुम ठीक कह रही हो महारानी। और राजा विक्रम ने आनंद से राजकुमारी प्रभा का विवाह कर दिया। तब आनंद मंगलगढ़ का राजपाट तुम संभालता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? जो काम मैं कल करना चाहता था उसे आज ही कर देना चाहता हूँ। आनंद को राजपाट सौंप कर महारानी के साथ राजा विक्रम हिमालय पर तपस्या करने चले गए। समाप्त दोस्तों।